तो आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जून 24 2021 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के 14 लीडर्स ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में हमने कन्वर्ट किया था। तो फिर से जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड ग्रांट करना, जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करना, उसके लिए ये पूरा इनिशिएटिव है। तो इस पूरे मीटिंग में से कंक्लूजन क्या निकला? तो दो कंक्लूजन निकला। एक कंक्लूजन ये था जो कि रिटर्न में भी था, जो प्रेस रिलीज में भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वो पूरा क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। और दूसरा, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी कहा कि वी विल थिंक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट बनाना एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये दो समरी वे में हम इस पूरे मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हैं। तो जेन के डिस्प्यूट है, इसको आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हो, जनरल स्टडी टू गवर्नेंस के साथ रिलेट कर सकते हो, जनरल स्टडी टू इंटरनेशनल अफेयर के साथ रिलेट कर सकते हो। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव नहीं होंगे। इसको आप जनरल स्टडी 3 सिक्योरिटी के साथ रिलेट कर सकते हो। सो हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, post independence history, then security, इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस, इन सब के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसका आउटलाइन है कि रिसेंट इवेंट क्या था। तो जून 24 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल किया था एंड मीटिंग वाज हेल्ड इन वेरी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। जितने भी पार्टिसिपेंट थे मीटिंग में उन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ दिस मीटिंग। जम्मू एंड कश्मीर इशू का पूरा टाइमलाइन क्या है? 1948 से ये इशू स्टार्ट होता है, अभी भी ये इशू प्रोलॉन्ग कर रहा है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इट वाज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उसके बाद कुछ सिनारियो ऐसे चेंज हुए जो हमारे कंट्रोल में नहीं था और जिससे शायद इस पूरे रीजन पे हमारा होल्ड भी रिड्यूस हो गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हम लेके आए थे। ये क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? इसके 3 डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह उन्होंने पार्लियामेंट में मेंशन किया था जब उन्होंने ये बिल प्रेजेंट किया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारा ओवरऑल पर्पस क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर से टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, इंसर्जेंसी को एंड करना है, जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना है, जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट्स कुछ चाइना के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है, उस पार्ट को हमें वापस लेके आना है। तो ये सारा डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव उन्होंने उस समय कहा था। जम्मू एंड कश्मीर का इशू फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव एंड वहां के जो लोकल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव। सो 3 थॉट जम्मू एंड कश्मीर में गवर्न होता है। एक ग्रुप ऑफ थॉट कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया, एक ग्रुप ऑफ थॉट कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एक ग्रुप ऑफ थॉट कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट कंट्री रहना चाहिए। तो सेपरेटिस्ट वो सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री को एडवोकेट करते हैं। अगर ये इशू प्रोलॉन्ग रहेगा तो उसका हार्म क्या है इंडिया के लिए और सॉल्यूशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर का? लास्ट 70 ईयर्स से हमें कोई एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं मिला और जहां पे हमें सर्जरी का रिक्वायरमेंट है हम वहां पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, विच मीन्स हम जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो उसका कोर इशू है उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं और समहाउ हम फेल हो रहे हैं। तो ये पूरा आउटलाइन इशू का। पहले एक वीडियो है, 8 मिनट का वीडियो है, इसको हम देख लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। Let's talk about Kashmir, the India-administered part in particular. It's been under a security and communications lockdown ever since India scrapped its autonomy in 2019. But what is going on the ground? And why is India-administered Kashmir such a hotspot? Let's start with the big picture.
Kashmir is a divided region controlled by three nuclear powers, China, India, and Pakistan. But on this episode, we're going to focus on the part that India controls. The vast majority of the nearly 13 million residents here are Muslim, though Hindus, Buddhists, and Sikhs live here too. It's also naturally stunning. Kashmir's Gurez Valley and the green rolling hills around it are rich in agriculture. The Indus River, an important water system in South Asia, runs right through it. And it's one of the most disputed regions in the world. So why is that? Here's a very quick version of a long and also very debated story. The British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. After the British left the Indian subcontinent in 1947, it was partitioned to create two new nations, Hindu-majority India and Muslim-majority Pakistan. Several princely states could choose which country to join, and Kashmir was one of them. And Kashmir was a Muslim state. The ruler was a Hindu. By the logic of partition, it should have gone to Pakistan. But it didn't. According to some historical accounts, the Hindu ruler of Kashmir at the time, a man named Hari Singh, was actually considering independence, but ended up acceding the Muslim-majority region to India. In 1947, India and Pakistan went to war over Kashmir. The United Nations took up the issue and classified Jammu and Kashmir as Indian administered. So the terminology of it administered really just means that it's temporal. It was the UN that then kind of passed a resolution on Kashmir, which was basically calling for self-determination or plebiscite to happen in Kashmir. That vote on self-determination in Kashmir never happened. And India and Pakistan ended up fighting two more wars over India-administered Kashmir. That conflict has been a major international story for decades. Everyone tries to portray Kashmir as if it began in 1947 as a dispute between Pakistan and India, which is a very reductive way of looking at Kashmir. You also have a people who are demanding an independent sovereign state. Now, the people of Kashmir did get some autonomy in 1949. And that was because of Article 370 in the Indian Constitution. It gave the region of Jammu and Kashmir a special status. Meaning it could have its own prime minister, its own flag, its own constitution, its own legislative assembly. India would have control over Kashmir's foreign affairs, defense, and communications. But in the summer of 2019, that autonomy was revoked. India's lawmakers suddenly scrapped Article 370. A sudden and momentous decision. India's government says it's revoking special privileges granted to Indian-administered Kashmir. India shut down communication. No internet, no phones, and security measures like curfews were imposed. And local activists say thousands of people, including activists and even pro-India politicians, were reportedly rounded up. So why did the Indian government revoke Article 370? A lot of welfare schemes could not be implemented because of the restrictions under Article 370. So this was actually a provision which was harming the development of Kashmir, and that's why it has been scrapped. In fact, Prime Minister Narendra Modi had made a campaign promise to strip Kashmir of its special status when he ran for re-election in early 2019. He explained the move this way. इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे. So what's Modi talking about there? Let's start with separatism. Remember we mentioned Kashmiris have long wanted their own state? Well, over time, separatist groups entered local and national politics in Kashmir to challenge pro-India political parties and their supporters. Then, in the 80s, armed groups were formed. Some say they're fighting for independence. Others want Kashmir to join Pakistan. India describes these groups as terrorists after many attacks on Indian forces and civilians. In 1989, Hindu residents known as Kashmiri Pandits were being targeted. Hundreds were killed and tens of thousands left Kashmir. Today, a separatist armed uprising still exists in India-administered Kashmir, and India accuses Pakistan of directly supporting it. Is one reason why New Delhi says its military needs to be there. One of the first things you do notice in India-administered Kashmir is Indian soldiers. They're everywhere. Around 250,000 of them were here in 2004, but today it's thought there are as many as 700,000.
That's nearly half of India's entire active military. The presence is there for defending the territorial integrity of India because of hostile Pakistan. It's a normal thing. So when there is tension with China, there is security forces which are deployed in Northeast. So why is it only that it is intimidating in Kashmir? Because there has been a systematic extremism which has been patronized by a few people. Even by the Indian government's own admissions, at any given point, there's really only 200 to 300 militants or people who picked up arms in Kashmir. And thus it kind of really lends itself to the idea that the army is not there to fight the militants. The army is there to occupy the people. Kashmiri activists say India's use of force has been excessive. One example in a recent United Nations report found that out of 160 civilians killed in 2018, 29 people died in shelling and firing along the line of control with Pakistan. 43 were killed by members of armed groups, and 71 people were allegedly killed by Indian security forces. So what you've seen over the years in Kashmir is this cycle of violence, disputes, and very often big protests, which sometimes stretch on for months. The communal passions are burning hotter here than they have in decades. Grief has become a way of life. The worst unrest in the Kashmir Valley for 6 years. Daily life is very difficult. People don't go to school many weeks and months of the year. Businesses remain closed for a good part of the year as well because of curfews or strikes. Meanwhile, the whole of Indian-administered Kashmir has formally been split into 2 Indian Union territories. One is Jammu and Kashmir, the other is Ladakh. It means they're now directly governed by New Delhi, and any form of autonomy is officially gone. Although Kashmiris say that's sort of been the case for a while. In many ways, over the past few decades, that autonomy has been completely eroded. But what remained was something else called Article 35A, which basically gave Kashmiris their own rights to their land, which meant that only state subjects of Jammu and Kashmir could buy and sell property in Kashmir. Now, India's argument has been that actually Article 35A discriminated against Indian citizens living in the region, but many Kashmiris feel that land was all they really had and fear that any aspirations of having that delayed UN vote or their own state one day are gone too. Kashmiris are facing a fear of settler colonialism. They are facing a concerted fear that they might be dispossessed. The people who had any hopes that India would at some point respect Kashmiri aspirations, even they've been completely exacerbated by this step. But that doesn't mean the dispute is over, and few Kashmiris will tell you they feel at peace. Let's talk. So ये पूरा in a nutshell कश्मीर इशू था. अब आगे समझते हैं. 24 जून 2021 को 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने 14 जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स का एक मीटिंग बुलाया जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए. जम्मू एंड कश्मीर में आगे क्या कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं. तो इसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाया. तो इस मीटिंग का एजेंडा था कि डीलिमिटेशन करना है हमें जम्मू एंड कश्मीर का. हमने पहले लेक्चर में हमने देखा था डीलिमिटेशन क्या होता है कि इंडिया को 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं. एक हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन के वे में, तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ तालुका, तहसील और ब्लॉक. देन इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ विलेज. सो 100 विलेज एक तालुका बनाएगा, 5 to 6 तालुका एक डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट का फॉर्मेशन करेगी. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने डिफाइन किया था. बट इलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लोकसभा इलेक्शन है तो लोकसभा इलेक्शन के लिए हम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में इंडिया को डिवाइड करते हैं. विधानसभा इलेक्शन है तो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं. म्युनिसिपल इलेक्शन है, पंचायत है, तो हम रीजन को वार्ड में डिवाइड करते हैं. सो जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल प्रोविजन था अंडर आर्टिकल 370. सो अंडर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन उस वे में होता था. बट 2019 में 5 अगस्त 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370
एंड आर्टिकल 35A, ये दोनों क्या है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। 35A एंड आर्टिकल 370 को हटा दिया, रिवोक कर दिया। तो अब 370 तो है नहीं, तो डिलिमिटेशन उसके अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? तो अब डिलिमिटेशन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एंड इंडिया में जो दूसरे स्टेट में डिलिमिटेशन होता है उसी वे में होगा। तो उसके लिए 7 to 8 मंथ का टाइम लगेगा और डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। एक बार डिलिमिटेशन हो गया देन जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हम कंडक्ट करेंगे और उसके बाद नॉर्मल वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाएगा। तो एक तो डिलिमिटेशन एजेंडा में था। दूसरा एजेंडा में था इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था किसी स्टेट के स्टेटस को डाउनग्रेड करके हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। अभी तक ऐसा होता था कि जैसे गोवा यूनियन टेरिटरी है, सिक्किम यूनियन टेरिटरी है, उसको स्टेट में कन्वर्ट किया, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक स्टेट है उसको यूटी में कन्वर्ट किया। तो जिसको लेके जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज, जम्मू एंड कश्मीर के सम सेक्शन ऑफ पीपल, उनके अंदर रिसेंटमेंट था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, ये ठीक नहीं किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा भी कमिट किया, ये प्राइम मिनिस्टर देन हमारे होम मिनिस्टर, उनके स्पीच से पता चलता है, उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को हमने स्टेट से यूटी कन्वर्ट किया, दैट इज नॉट परमानेंट, ये एक टेम्पररी फेज है, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो जेएनके को फिर से हम स्टेट बना देंगे। तो आप कह सकते हो कि ये दो एजेंडा था, वन डिक्लेयर एजेंडा डिलिमिटेशन करना और दूसरा अनडिक्लेयर एजेंडा जेएनके को, जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट बनाना। अब इसमें आप ये पूरे कंटेक्स्ट को समझो, ये मीटिंग अभी क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ा था? तो इसके पीछे दो इमीडिएट रीजन है। पहला रीजन है अफगानिस्तान। आप इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल मैप देखोगे तो 38 किलोमीटर का जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है, वो हम अफगानिस्तान के साथ 38 नहीं 90 किलोमीटर का है, मेरे को नहीं एग्जैक्टली याद है। तो जम्मू एंड कश्मीर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर अभी एक ग्रेट पॉलिटिकल चर्निंग हो रहा है। और चर्निंग ये है कि वहां पे अभी प्रेसिडेंट है मिस्टर अशरफ घनी और दूसरी तरफ उनके सामने है तालिबान, जो एक रेडिकल ग्रुप है। पास्ट में वर्ल्ड ओवर इसको ऐसे टेररिस्ट ग्रुप की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तालिबान पावर में आने के उसके चांसेस हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी मैं कहूँ तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि तालिबान पावर में आ सकता है। रीजन, अशरफ गनी की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है बट इनएफिशिएंट है। उस गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन कौन देता है? यूएस के फोर्सेस एंड नाटो के फोर्सेस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएस प्लस यूरोपियन कंट्रीज, उनका एक सिक्योरिटी फोर्सेस है। बट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और अभी हम 2021 में है। तो 2001 में अटैक किया, अभी हम 2021 में है, ऑलमोस्ट 20 ईयर पास हो गया। बट देन ऑल्सो यूएस तालिबान को वहां पे टेम नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यूएस अपने फोर्स को वहां से विड्रॉ करना चाहता है क्योंकि यूएस का पैसा वहां पे बहुत स्पेंड हो गया है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अराउंड यूएस ने $6 ट्रिलियन के आसपास रुपी स्पेंड किया है अफगानिस्तान के वार में। इंडियन जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है और हमारे जीडीपी के ऑलमोस्ट 2.5 टाइम यूएस ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है। बट देन ऑल्सो उससे उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। अफगानिस्तान के अंदर यूएस के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो अभी फटीग फेस कर रहे हैं, बहुत दिनों से हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनको वापस आना है। एंड यूएस के अंदर भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो यूएस सोच रहा है कि हम अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लें। अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉ करेगा, वहां पे तालिबान पावर में आएगा और इंडिया अफगानिस्तान के साथ डील करने में एक सबसे बड़ा मिस्टेक हमने क्या कमिट किया, हम अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे थे, उसके साथ डील कर रहे थे, हमने तालिबान के साथ लिंक बहुत कम रखा या नहीं रखा। तो जब तालिबान पावर में आएगा तो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अभी ओवर एक्साइटेड है और पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि तालिबान पावर में आएगा तो हम फिर से कश्मीर में इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर बनाएंगे और हो सकता है कि तालिबान क्योंकि एक मिलिटेंट ग्रुप है तो टेररिज्म का वेव फिर से इंक्रीज हो जाए। लास्ट 2.5 ईयर में हमने बहुत कम टेररिज्म के इंसिडेंट हमने दिए हुए हैं।
तो तालिबान शायद पावर में आएगा तो ये इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उसका लिंक पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो पहला तो एक ये हमें डर है, हमें ये फियर है कि तालिबान के आने के बाद शायद JNK में सिनारियो चेंज ना हो, जो लोकल्स इंडिया से डिससेटिस्फाई हैं, टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान इनको एक्सप्लॉइट करे इंडिया के अगेंस्ट, और सिनारियो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। तो उससे पहले हमें वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस रिस्टोर करना चाहिए। तो एक तो ये कंसर्न था, इमीडिएट कंसर्न था। दूसरा कंसर्न ये था कि 2019 में JNK से आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 35A हटाया, JNK स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, लद्दाख में एंड JNK UT में। उसके बाद वहां पे हमने ट्राई किया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हम कराएं, पंचायत का इलेक्शन कराएं, और उसके बाद हमने इलेक्शन कंडक्ट भी कराया। और वर्ल्ड के लीडर्स को, यूरोपियन कंट्रीज और दूसरों को हमने बताया कि देखो जम्मू एंड कश्मीर में हमने अर्बन लोकल बॉडीज का पंचायत का इलेक्शन प्रॉपर वे में हमने कंडक्ट कराया, पीसफुल कंडक्ट कराया। तो इंडिया का इंटेंशन क्लियर है कि हम प्रोलॉन्ग जम्मू एंड कश्मीर को इस सिक्योरिटी स्टेट में नहीं रखना चाहते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने वहां पे इलेक्शन तो कंडक्ट कराया, बट उसमें भी वही पॉलिटिकल पार्टी जीती जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने में अपोज कर रही थी। तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसका नाम था PAGD, पॉलिटिकल अलायंस ऑफ गुपकर डिक्लेरेशन। ये उनका पूरा का पूरा नाम था, तो जिसको गुपकर अलायंस भी कहते हैं शॉर्ट में। तो PAGD के कैंडिडेट्स ज्यादा सीटों पे जीते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इमीडिएट कंसर्न ये भी था कि अफगानिस्तान में जो सिनारियो चेंज होता है उससे JNK में प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका अभी भी होल्ड है, तो क्यों नहीं वहां पे उनको इन्वॉल्व करके हम फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर कर पाए। तो मीट के पीछे का 2 रीजन था, एक जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस को रिस्टोर करना, और पॉसिबिलिटी ऑफ तालिबान रिटर्न इन अफगानिस्तान, और उससे जो सिनारियो चेंज होगा वो सिनारियो वर्स ना हो जाए। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाया था। आई थिंक ये जो टाइम जो था वो बहुत अप्रोप्रिएट था। रीजन क्योंकि अभी हम टेररिस्ट इंसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर में है वो बहुत मिनिमम है, तो हमें वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ के लीडर, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब के साथ बात करके एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, इंसर्जेंसी को कंप्लीटली फ्लश आउट कर दे जम्मू एंड कश्मीर से। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जब तक सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब डीलिमिटेशन क्या होता है, से पूरे इंडिया में 543 लोकसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है। लोकसभा इलेक्शन होता है तो पूरे इंडिया को हम 543 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड हर एक पार्ट्स में पॉपुलेशन सेम है। क्योंकि इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो जैसे कि एक कंस्टिट्यूएंसी में, कंस्टिट्यूएंसी ए में 10 लाख लोग अपने MP को इलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में 20 लाख लोग कर रहे हैं, थर्ड कंस्टिट्यूएंसी में 5 लाख लोग कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? तो पूरी इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हर पार्ट्स में पॉपुलेशन सेम होना चाहिए, एंड देन इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। ये दिस इज फॉर लोकसभा इलेक्शन। वैसे ही असेंबली इलेक्शन में जितनी सीट होती है उससे पूरे स्टेट के पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। सो डीलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री of an assembly or Lok Sabha constituency to reflect a change to the population of region. Population change कैसे होता है? 18 ईयर वोटिंग का एज होता है। से अभी 2011 के सेंसस में मेरा एज है 16 ईयर, मैं वोट नहीं कर सकता। 2021 के सेंसस में मेरा एज हो जाएगा से 20 ईयर्स, अब मैं वोट कर पाऊंगा क्योंकि मैं एडल्ट हो गया। तो कितने लोग एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है? से अभी यहाँ पे 100 लोग हैं, 10 लोगों का डेथ हो गया तो अब 90 वोटर्स ही बचे, या 100 लोग हैं, 15 लोग माइग्रेट करके नई जगह पे चले गए तो अब 85 लोग ही बचे। तो ड्यू टू पीपल एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं,
और लोगों का डेथ होता है और लोग माइग्रेट होते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा पॉपुलेशन प्रोफाइल रीजन का चेंज होता है। डिलिमिटेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन एक्ट 2002, लास्ट अमेंडमेंट 2002 में किया है, तो उसके अंदर हमने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है। और डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव से, मीन्स चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव से अलग होता है और पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें इंटरफियरेंस नहीं होता है। तो डिलिमिटेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। किसी का ऑडियो अनम्यूट हो गया, प्लीज अब म्यूट कर दो। अब सारे लोग म्यूट ही करना बिकॉज फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। सो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन है जो क्या करता है, डिलिमिटेशन करता है लोकसभा इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए, ये 2 इलेक्शन के लिए करता है। कमीशन के हेड होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर होता है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन बॉडी है और उसके जो चीफ होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सीसी। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी 3 मेंबर्स होते हैं, 1 इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर्स होते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर स्टेट लेवल पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट करता है, अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन कंडक्ट करता है, ये भी इसमें पार्ट होता है। जैसे अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन है तो वहां का एसीसी, दिल्ली के लिए डिलिमिटेशन कमीशन है तो वहां का एसीसी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर होते हैं। ये लोग भी अपना सजेशन दे सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, बट इट इज अप टू डिलिमिटेशन कमीशन कि उनको ये सजेशन को मानना है या ये सजेशन को नहीं मानना है। अगर सजेशन को नहीं मानना है तो भी नहीं मान सकते, मींस बाइंडिंग नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सजेशन। नाउ जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कैसे होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा का सीट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिलिमिटेशन व्हेन जम्मू एंड कश्मीर वाज हैविंग स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। असेंबली सीट का डिलिमिटेशन होता है अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन हमने दिया है, जम्मू एंड कश्मीर को हमने ऑटोनॉमी दिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग असेंबली सीट का डिलिमिटेशन होता है। अब मैं जैसे एग्जांपल आपको दूं, राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में लोकसभा के सीट के लिए डिलिमिटेशन होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। असेंबली इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन होगा डेट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इन जम्मू कश्मीर इट वाज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको 2019 में स्क्रैप कर दिया। सो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। इंडिया के बाकी रीजन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे इलेक्शन को गवर्न करने के लिए हमारे पास 2 एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। बट इन जम्मू एंड कश्मीर में है जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। सो इस तरीके से असेंबली इलेक्शन का डिलिमिटेशन होता था। अब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को तो रिवोक कर दिया, हटा दिया, तो अब डिलिमिटेशन कैसे होगा? डेट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाया था और नया डिलिमिटेशन कमीशन फिर से करेगा डिलिमिटेशन को। लास्ट डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था 1995 में, 1981 सेंसस के हिसाब से। बट इंडिया के दूसरे पार्ट में डिलिमिटेशन अभी तक हुआ है 1971 के सेंसस के हिसाब से। 1991 में JNK में कोई सेंसस नहीं था। 2001 का सेंसस हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने
एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें उन्होंने कहा कि 2026 तक अब हम कोई डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, हम उसको होल्ड पे रखते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन होता था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 1981 के सेंसस को काउंट किया है, जबकि पूरे इंडिया में 1971 का सेंसस है और उन्होंने जे.एंड.के असेंबली ने 2026 तक इसको होल्ड करके रखा है। अब 370 हट गया, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के पास जो स्पेशल पावर था उसको हटा दिया, तो अब नए फॉर्मूला से नए वे में हमें डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। नाउ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन लोकसभा इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अभी तक ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगस्त 5, 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया था। उसके बाद मार्च 2020 मींस उसके 6 मंथ के बाद कोविड का आउटब्रेक हो गया, कोविड-19 का आउटब्रेक, जिसके वजह से इंडिया में हर जगह पे रेस्ट्रिक्शन इंपोज हुए, जिसकी वजह से हम वहां पे डिलिमिटेशन नहीं करा पाए। तो अभी वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है जे.एंड.के का, उसका टर्म एक्सटेंड हो गया है। नाउ डिलिमिटेशन अभी जो होगा वो 2011 के सेंसस पे बेस होगा। अब सारा प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। अभी तक जो है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 87 सीट है, जिसमें से 46 सीट कश्मीर रीजन के लिए है, 37 सीट जम्मू रीजन के लिए है। दिस इज अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस। बट अब डिलिमिटेशन होगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस। तो लेटेस्ट सेंसस 2011 है, उसके अकॉर्डिंग कश्मीर का पॉपुलेशन अब इंक्रीज हो गया 68 लाख, जम्मू का पॉपुलेशन है 53 लाख, तो कश्मीर विल गेट मोर सीट कंपेयर टू जम्मू। तो अभी तक ऐसा था, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में जम्मू के पास मोर सीट था कंपेयर टू कश्मीर, अगर मैं 1981 का सेंसस कंसिडर करूं तो। बट अगर मैं 2011 का सेंसस कंडक्ट करता हूं तो जम्मू विल गेट लेस सीट कंपेयर टू कश्मीर। तो जम्मू रीजन के पास अगर कम असेंबली का सीट है तो एडवांटेजियस पोजीशन में कश्मीर आ गया। तो इसके लिए जो जम्मू में पॉलिटिकल ग्रुप हैं वो लोग अपोज कर रहे हैं कि लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से आप डिलिमिटेशन ना करो। तो ये एक कंट्रोवर्सी है वहां पे। बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में स्ट्रांग है, जम्मू रीजन में स्ट्रांग है और कश्मीर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, तो इसको लेके एक डिस्प्यूट है। उसके बाद दूसरे स्टेट में डिलिमिटेशन कैसे होता है? तो 2002 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर लास्ट अमेंडमेंट किया था और उसमें 1971 के सेंसस के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में हमने डिलिमिटेशन किया है और इस डिलिमिटेशन को हमने फ्रीज कर दिया है 2026 तक, कि 2026 तक हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। जे.एंड.के असेंबली ने भी 2026 तक फ्रीज कर दिया है। अभी आपको अगर पता होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग एक्यूज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोरोना वायरस पेंडेमिक में गवर्नमेंट का प्रायोरिटी कुछ और होना चाहिए, बट गवर्नमेंट नया पार्लियामेंट बना रहा है, नया पीएमओ बना रहा है, पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा डिजाइन कर रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है, 2026 में जब ये फ्रीज हट जाएगा और डिलिमिटेशन करेंगे नए सेंसस के अकॉर्डिंग, नए सेंसस दैट इज 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो लोकसभा का सीट इंक्रीज 543 से 888 सीट हो जाएगा। क्योंकि 1971 में हमारा पॉपुलेशन कुछ और था, अभी हमारा पॉपुलेशन कुछ और है। तो 1971 से 2021 को देखें तो 50 इयर्स इलैप्स हो गया। 50 ईयर में हमारा पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ होगा। एंड राज्यसभा का सीट इंक्रीज होके 245 से 384 हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम इंक्रीज हो रहा है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को ऐसे डिफेंड करती है कि अभी जो हमारा पार्लियामेंट है वो इंक्रीज नंबर को कैटर ही नहीं कर सकता, तो डेट्स वाई हमें नए पार्लियामेंट बनाने का रिक्वायरमेंट है। दिस इज क्लैरिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपोजिशन पार्टीज उनको अपोज करती है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कुछ डाउट है देन आप पूछो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री हम समझते हैं कि उसका हिस्ट्री क्या था। 1947 में हम फ्री हुए, हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें ब्रिटिशर रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर ने पूरे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इंडिया के अंदर हिंदू मेजोरिटी में थे, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में थे, तो इंडिया को दो कंट्री में ब्रिटिशर ने डिवाइड किया। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे लाइक जूनागढ़, हैदराबाद, ग्वालियर, अजमेर, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर, प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया कि आइदर आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, आइदर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर पॉपुलेशन मुस्लिम मेजोरिटी था, तो पाकिस्तान ने कहा कि ये तो नेचुरल हमारा क्लेम है क्योंकि JNK हमारा ही पार्ट होना चाहिए क्योंकि उसमें मुस्लिम मेजोरिटी है। बट उसके रूलर हिंदू थे, डोगरा डायनास्टी के। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान भी ज्वाइन नहीं करना, हमें इंडिया भी ज्वाइन नहीं करना, और हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है, तो JNK एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगा। JNK के वेस्टर्न साइड पाकिस्तान है, JNK के ईस्टर्न साइड चाइना है, एंड जम्मू एंड कश्मीर के साउदर्न साइड इंडिया है। तो तीन बिग पावर से सराउंडेड था जम्मू एंड कश्मीर, तो वो इंडिपेंडेंट तो रह नहीं सकता है। 1948 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर महाराजा की आर्मी कुछ एट्रोसिटी करती है, कुछ लोग वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ज्वाइन करना है। महाराजा की आर्मी होती है, उनके अगेंस्ट एट्रोसिटी करती है, उनके अगेंस्ट शूटिंग करती है। तो उस समय पाकिस्तान के अंदर कुछ ट्राइबल ग्रुप होते हैं जिसको पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वो लोग 1948 में JNK पे अटैक कर देते हैं। महाराजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हेल्प मांगने आते हैं, महाराजा उस समय हरि सिंह होते हैं। महाराजा हरि सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हेल्प मांगने आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि देखो सर, हम आपको हेल्प तो करेंगे बट आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ेगा, और उसमें कहना ये पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर को हम इंडिया में मर्ज कर लेते हैं, देन इंडिया वार में पार्टिसिपेट करेगी विद पाकिस्तान। और अभी हम जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज करते हैं, हम उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन देंगे, और फ्यूचर में जब कंडीशन ठीक हो गया तब हम वहां पे एक रेफरेंडम कराएंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ आपका विल क्या है, आपको इंडिया में रहना है, आपको पाकिस्तान में रहना है, या इंडिपेंडेंट कंट्री आपको चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट रेफरेंडम हम जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटस देंगे अकॉर्डिंगली। बट वो रेफरेंडम अभी तक नहीं हुआ बिकॉज वहां पे डेमोग्राफी को लेके लोगों को डाउट है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं। लोग वहां पे वोट करेंगे तो हो सकता है टेररिस्ट ग्रुप के फियर में, इन्फ्लुएंस में वोट करें, तो जिसकी वजह से अभी तक वहां पे रेफरेंडम नहीं हो पाया। 1948 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार होता है, इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है और पाकिस्तान को JNK से बाहर निकाल देता है। बट उस प्रोसेस में पाकिस्तान JNK के कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, और उस एरिया को हम कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। 1950 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 हमने दिया, जिसमें हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को हम ऑटोनॉमी देते हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिजाइन कर सकता है, वो अपना फ्लैग बना सकता है। तो हमने इसको कंसिडरेबल ऑटोनॉमी दिया, बट उस समय हमने ये भी कहा कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए टेम्पररी प्रोविजन है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जब 5 अगस्त 2019 को उन्होंने बिल प्रेजेंट किया, JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल, तब उन्होंने कहा था कि जब 370 इन्वोक हुआ था वो टेम्पररी प्रोविजन था, कोई परमानेंट तो प्रोविजन था नहीं, तो कभी ना कभी तो इसको हटाना ही था ना, तो इसीलिए हम इसको अभी हटा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी अप्रोप्रिएट टाइम है। तो JNK के लिए आर्टिकल 370 दिया विच वाज टेम्पररी प्रोविजन।
जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 35A भी हमने इंसर्ट किया। अब आर्टिकल 35A क्या है? अंडर आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेसिडेंट डिफाइन कर सकता है, और वो ये कह सकता है कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल और दिस आर द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम ये पावर देंगे, हम उनको ये अथॉरिटी देंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट कौन है? एंड माइंड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजन, क्योंकि JNK में जो भी रहता है वो इंडिया का सिटीजन है। रेसिडेंस हमारा चेंज होता है। यू कैन लिव इन दिल्ली, यू कैन लिव इन गुजरात, यू कैन लिव इन पंजाब, एनीवन, एनीथिंग, बट रेसिडेंस चेंज होता है, बट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन किया, और परमानेंट रेसिडेंट को क्या वहां पे पावर देंगे? तो कुछ वहां पे पावर है, जैसे वहां पे लैंड का ओनरशिप, लैंड परचेज कौन कर सकता है? तो वहां के परमानेंट रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी हटा दिया, क्योंकि अभी से मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं यूपी में जाके लैंड परचेज कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं महाराष्ट्र से हूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में जाके लैंड क्यों नहीं परचेज कर सकता हूँ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी दे रहा था उसको हटा दिया। आर्टिकल 35A जो वहां पे परमानेंट रेसिडेंट डिफाइन कर रहे थे उसको भी हमने हटा दिया। देन 1965 में JNK के इशू पे फिर से पाकिस्तान के साथ वार होता है। 1990s में वहां पे इंसर्जेंसी पीक पे आता है। 1999 में कारगिल वार होता है पाकिस्तान के साथ। अब आते हैं अगस्त 5, 2019 को क्या होता है। उस दिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह एक बिल प्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, और उस बिल का नाम होता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जिसका 2 मेजर प्रोविजन था। एक मेजर प्रोविजन ये था आर्टिकल 370 को स्क्रैप करना, आर्टिकल 35A को स्क्रैप करना, और दूसरा प्रोविजन था कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करना। एक यूटी का नाम होगा लद्दाख और दूसरा यूनियन टेरिटरी का नाम होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले गवर्न होता था, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100% जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर में ये था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, विच मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। अब हम ये समझते हैं कि इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजन था और उसने चेंज क्या किया। ये स्क्रीन सबको दिख रहा है, ये PDF? यस सर। ओके, तो अब हम समझते हैं चेंज क्या हुआ। आर्टिकल 370 जिसने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर दिया, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। इसमें पहले जम्मू एंड कश्मीर was mentioned in part 21 of constitution, part 1, part 4, part 4A, part 6 ये JNK पे एप्लीकेबल नहीं था। part 3, part 10, part 17, part 18 and part 20 ये सब JNK पे एप्लीकेबल था with some exception, but under reorganization bill जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख में हमने डिवाइड किया, जिसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट होगा, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट और एक लेह डिस्ट्रिक्ट, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर होगा। एंड इसको हम कवर करेंगे अंडर पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239 to 241। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी के साथ डील करता है। तो शॉर्ट में मैं कहूं कि पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सम फीचर जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल था, अब पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के पास बहुत ज्यादा पावर था, और वहां के चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते थे, बट अब प्रेसिडेंट
लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे इन जम्मू एंड कश्मीर में, इन लद्दाख में, और वो प्रेसिडेंट का नॉमिनी होगा, वहां पे रूल करेगा अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट डायरेक्शन। पहले जम्मू एंड कश्मीर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, वहां पे विधान सभा था जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधान परिषद था जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख में तो कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेचर होगा जिसके अंदर 107 सीट होगी। 24 सीट वैकेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाई कर रहा है। शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होगा जो पहले नहीं था। लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और वुमेन को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो पहले ये सब प्रोविजन नहीं थे, ये हमने ऐड किया। असेंबली का टर्म, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का पहले 6 ईयर का टर्म था, बट अब उसका टर्म कम करके हमने 5 ईयर कर दिया, जो इंडिया के दूसरे स्टेट्स के अंदर है। पावर ऑफ पार्लियामेंट, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली हर एक सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। द सब्जेक्ट विच आर मेंशन इन स्टेट लिस्ट, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को पावर मिल गया कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर लॉ बना सकता है, एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, इन दोनों पे लॉ नहीं बना सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर मिल गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो पार्लियामेंट JNK के लिए कोई भी लॉ बनाना चाहे बना सकता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट ही चलाता है। यूनियन गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना सकता है। पहले ऐसा था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मिनिस्टर थे वो 15% ऑफ टोटल मिनिस्टर्स होते थे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 87 सीट है, तो 87 सीट के 15% वहां पे मिनिस्टर होंगे, बट अब हमने 10% कर दिया कि जितना असेंबली का स्ट्रेंथ होगा उसके 10% ही मिनिस्टर हो सकते हैं। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर UT, ये दोनों अब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आएगा। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को हमने एक एडवोकेट जनरल का पोस्ट क्रिएट किया जो हर एक स्टेट में होता है। और सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है, एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर होता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एबॉलिश कर दिया, अब वहां पे सिर्फ एक ही लेजिस्लेचर होगा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी का हमने फॉर्मेशन किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमेटी का फॉर्मेशन करेगी जो डिटरमाइन करेगी एसेट लाइबिलिटी को कैसे डिवाइड करें बिटवीन JNK एंड लद्दाख, इलेक्ट्रिसिटी वाटर के जनरेशन के इशू को कैसे सॉल्व करें, एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को कैसे हम आगे गवर्न करें। तो दिस वाज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जिसने जम्मू एंड कश्मीर के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवाइजरी कमिटी, इन सबको चेंज किया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 100% एक्सटेंड किया टू जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस वाज JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछो। सर लेजिस्लेटिव यानी? लेजिस्लेटिव मतलब बॉडी जो लॉ बनाता है। तो सर वी कैन से दैट कि अभी JNK केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा ही ना? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, बट उसके पास अपना लेजिस्लेचर भी है, जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में है वैसे। ओके सर। कुछ और डाउट किसी को? सर यस सर, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस कुछ नहीं है, बट मतलब ऐसा होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है कंपेयर टू गवर्नर। रीजन,
गवर्नर होता है स्टेट में, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरी में। तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और यूनियन टेरिटरी यूनियन गवर्नमेंट का टेरिटरी है, तो एलजी के पास कंप्लीट पावर होता है। ऐसा कहा जाता है कि यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट का मतलब ही है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन स्टेट में गवर्नमेंट का मतलब है चीफ मिनिस्टर, नॉट गवर्नर। तो गवर्नर के पास लेस पावर होगा, स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास सारा पावर होगा, बट यूटी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास सारा पावर होगा। बट ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, हम यूज करते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। किसी किसी यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर हम यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। या यस सर, जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 के अंदर था, हाँ, हमारी कंट्री में और कितने स्टेट हैं जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है? देखो, हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, एक आर्टिकल 371 और एक है आर्टिकल 370 एंड 371। तो इन दोनों को ऐड करें तो उसमें ऐसा लिखा गया है स्पेशल प्रोविजन, टेम्पररी प्रोविजन हमने किस किस स्टेट को दिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा फुल स्टेट था जिसको कंप्लीट ऑटोनॉमी दिया था, कंप्लीट ऑटोनॉमी। बाकी आर्टिकल 371 के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे गुजरात के कुछ पोर्शन है, नागालैंड का कुछ पोर्शन है, कर्नाटक हैदराबाद का कुछ पोर्शन है, उसको थोड़ा बहुत स्पेशल प्रोविजन दिया है। यू कैन नॉट से ऑटोनॉमी, बट थोड़ा बहुत स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। तो ऐसे करके आर्टिकल 371 और उसके बाद 371 ए बी सी डी और जे तक है। तो 11 डिफरेंट स्टेट और रीजन को हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके सर, बट वो कंफ्यूज मत होना, वो ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, स्पेशल प्रोविजन है। जैसे वहां पे कुछ ट्राइबल ग्रुप रह रहे होंगे, या किसी के कल्चर को प्रिजर्व करना होगा, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, तो स्पेशल प्रोविजन दिया है, ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी सिर्फ जेएनके को था और वो हमने वापस ले लिया है। ओके सर, थैंक यू। या और कुछ डाउट किसी को? यस। जम्मू एंड कश्मीर दोनों अलग अलग स्टेट के, वो एरिया वाइज या तो डिस्ट्रिक्ट है क्या है? नहीं, मतलब ये है पूरा जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर एक रीजन है जम्मू, एक रीजन है कश्मीर। कैसे गुजरात के अंदर काठियावाड़ रीजन है, फिर कच्छ रीजन है, साउथ गुजरात है, सेंट्रल गुजरात है, तो वैसे अलग अलग रीजन है। ओके सर। और सर लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट है ना, लद्दाख एंड कारगिल, वो दोनों नहीं, पहले लद्दाख जो था वो भी जेएनके का पार्ट था, अब लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया है और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह है और एक कारगिल है। ओके। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, लेह एंड कारगिल। सर 370 के आर्टिकल के पहले वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो मींस कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग रूल करती थी। हाँ, अंडर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वहां पे इलेक्शन उसके अकॉर्डिंग होता था। वहां पे पूरा मतलब पूरा का पूरा गवर्नेंस इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता था। अब देखो ना कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है। पार्ट 1 एप्लीकेबल नहीं है, पार्ट 4 डीपीएसपी वाला एप्लीकेबल नहीं है, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज एप्लीकेबल नहीं है, पार्ट 6 स्टेट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो वर्क करते थे। और सर पॉलिटिकल पार्टी सेंटर की थी वहाँ रूल में? नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस ये तो सेंटर में रूल करते थे, पर दूसरी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, तो ये लोग तो स्टेट बेस्ड पार्टी है। तो वहां पे जिसको भी इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा तो अंडर आर्टिकल 370 के प्रोविजन को मानना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। तो सर अभी भारत में जैसे सब जगह इलेक्शन होते हैं वैसे ही होंगे जेएनके में भी? हाँ, अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के दूसरे स्टेट के इक्विवेलेंट हो गया, पूरा इक्विवेलेंट हो गया। ओके, और कुछ डाउट किसी को? ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। सो ये है हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2090 का।
अब उसके बाद चेंज क्या हुआ, अब इस पिक्चर को आप देखो, ये पूरा का पूरा इंडिया के मैप में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का मैप दिखता था। हम बताते हैं, तो ये हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये हम पूरा बताते हैं। बट पाकिस्तान ने बहुत सारे रीजन को कैप्चर कर लिया है। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है हमारा, ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? टेम्पररी बॉर्डर है। हमारे कुछ रीजन को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। सो ये जो लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिस वन, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। इंडिया ने पाकिस्तान ने इस रीजन को इंडिया से कैप्चर कर लिया है, तो इसको हम पाकिस्तान एडमिनिस्टर कश्मीर कहते हैं, या हम इसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है। ये पूरा इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है। पाकिस्तान ने कुछ रीजन को ऑक्यूपाई किया और उसको चाइना को भी दे दिया है। तो ये वाला जो रीजन है इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये अभी वहां पे किसी भी कंट्री का रूल नहीं है। और अक्साई चिन है, इसको चाइना ने कैप्चर कर लिया है। तो पहले ये पूरा का पूरा, ये जो मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटी में हमने डिवाइड कर दिया। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड दिस इज लद्दाख यूटी। तो जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो इंडिया क्लेम करता है कि वो हमारा पोर्शन है, जिसको चाइना ने, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। और वो पूरा रीजन इंडिया अपने मैप में शो करता है। ऑब्जेक्टिव क्या था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जिसको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला भी था। उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म एंड वायलेंस को एंड करना है, जिसके लिए हम जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली रूल करेगा तो ज्यादा सिक्योर कर पाएगा, ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। फ्लडिंग रीजन विथ डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया के दूसरे पार्ट्स के लोग यहाँ पे लैंड को ओन कर पाएंगे, यहाँ पे मनी को इन्वेस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। रिक्लेमिंग दोज पार्ट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड चाइना, अक्साई चिन, इन लोगों ने जो इंडिया के पोर्शन को ऑक्यूपाई किया था उसको रिक्लेम करेंगे। एंड पॉलिटिकल डायनास्टी जो जम्मू एंड कश्मीर को रूल कर रही है, अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली जो JNK को रूल कर रही है, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट को होस्टेज बना के रखा है। जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट होने ही नहीं देते हैं, तो हमें इनके रूल को खत्म करना है। उसके बाद JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम 2019 में तो लेके आए। उसके बाद क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट? तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के इंसिडेंट बहुत कम हो गए। यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूं प्री 2019 एंड 2019 के बाद, तो यू कैन से अराउंड 50-60% या उससे भी ज्यादा टेररिज्म के केसेस ड्रॉप हुए हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। बट वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किसी रीजन में हम लगाते हैं तो डेट इज इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत सारे पुलिसमैन वहाँ पे हैं, सिटीजन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरनेट का शटडाउन है वहाँ पे। तो ये सब हमने रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे इम्पोज किया है। So more than 5,000 people were arrested in the span of just less than 2 years. लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन था, एक बार तो 243 डेज तक कंटिन्यूस वहां पे इंटरनेट बंद था। 243 डेज समवेयर अराउंड 8 मंथ है। इमेजिन करो कि 8 मंथ तक इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ का एजुकेशन सफर कर रहा है, ई-कॉमर्स सफर कर रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज सफर कर रहा है। एडिशनल ट्रूप्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया सो डेट सिक्योर कर पाए। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2019 में जब हमने जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइज किया, उसके 6 मंथ बाद ही कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया और उसकी वजह से वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिकली डाउनफॉल हुआ है। तो जिसकी वजह से जब वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम अकर हुआ है
तो जम्मू एंड कश्मीर में कैसे हम इन्वेस्टमेंट लेके आए या कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो यूनियन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ऑन लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर after 2019 is not a valid criticism because there were some situation which was beyond the control of central government. So this is a negative part, this is positive part, और ये कह सकते हो situational factor है। Now पाकिस्तान का डिमांड क्या है आफ्टर 2019, इंडिया का डिमांड क्या है पाकिस्तान से आफ्टर 2019। तो पाकिस्तान का पहला डिमांड है कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट बनाया जाए। पहले पाकिस्तान डिमांड करता था कि आर्टिकल 370 JNK में फिर से रिस्टोर किया जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली मना किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को बार बार रिमाइंड किया कि JNK पे आपको जो ओपिनियन देना है ये आपका ओपिनियन करेक्ट नहीं है, क्योंकि JNK हमारा इंटरनल इशू है। इंटरनली गवर्नमेंट किसी भी एरिया को कैसे भी रिऑर्गेनाइज करता है। हु आर यू टू जस्ट एडवाइज अस और हु आर यू टू डिमांड एनीथिंग। तो पाकिस्तान इसको लेके यूनाइटेड नेशन में गया, यूनाइटेड नेशन में भी उसको सपोर्ट नहीं मिला। पाकिस्तान इसको लेके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, एक ग्रुपिंग है इस्लामिक कंट्री का, उसके पास भी गया, वहां पे भी उसको सपोर्ट नहीं मिला। तो इंडिया डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल हो गया था, पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर इशू पे वर्ल्ड ओवर आइसोलेट उसने कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा डर है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो नॉन कश्मीरी लोग आके सेटल होंगे तो वहां का डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वो कहता है कि आर्टिकल 35A जो वहां के परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन करता है, आप उसको रखो। तो इंडिया ने इसके लिए भी मना कर दिया। तीसरा पाकिस्तान का कंसर्न है कि इंडिया अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहा है, तो इंडिया अफगानिस्तान को सिक्योरिटी वे में हेल्प ना करे। बट इंडिया ने इसको भी कंसीड नहीं किया। इंडिया ने कहा कि नहीं, अफगानिस्तान की रीडेवलपमेंट में जो भी हेल्प होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इंडिया का डिमांड क्या है कि पाकिस्तान को अगर इंडिया से बात करना है, अगर पीसफुल सोल्यूशन चाहिए, तो पहले वो टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद करे, क्योंकि वो दिन में टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, इवनिंग में आके इंडिया के साथ टॉक करता है, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा इंडिया का डिमांड है कि पाकिस्तान तालिबान के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ बात करे और इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई वायलेंट अप्रोच के बारे में वो वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको शन करें, उसको ना करें। नाउ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो जो लोग भी जम्मू एंड कश्मीर इशू को जिनको भी समझना होता है, तो आप ये तीनों के साइकोलॉजी को समझो कि जो लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका क्या आर्गुमेंट है, पाकिस्तान को जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका आर्गुमेंट क्या है, या पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है कश्मीर में, और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले इंडियन साइड से देखते हैं। इंडिया हमेशा कहता है कि पार्टीशन एक हिस्टोरिक ब्लंडर था और जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इंडिया का पार्टीशन रिलीजियस लाइन पे किया और आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है और इंडिया कहाँ लाई कर रहा है। ग्लोबली पीपल रिस्पेक्ट इंडिया बिकॉज ऑफ हमारे कल्चरल प्लुरलिटी की वजह से, हमारे सेकुलरिज्म की वजह से, और पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएस के टूर पे जाते हैं और यूएस ऑफिशियली उनको वेलकम करने के लिए कोई वहां पे नहीं आता। फॉरगेट अबाउट यूएस के प्रेसिडेंट, कोई और बिग मिनिस्टर या ऑफिसर भी उनको वेलकम करने नहीं आता। तो इंडिया हमेशा कहता है कि पार्टीशन एक हिस्टोरिक ब्लंडर था और शॉर्ट साइटेड विजन था पाकिस्तान के लीडरशिप का। दूसरा, इंडिया ऐसा कहता है आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, डजंट मैटर, सारे के सारे लोग इंडिया में रह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा, कुछ भी। तो सेकुलरिज्म को, और जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है और वो अगर इंडिया में रहेगा एंड हम वहां पे समहाउ डेवलपमेंट कर पाते हैं तो दिस विल प्रूव सेकुलर क्रेडेंशियल ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि आपका घर है, एक टेनामेंट है जिसमें फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर है, और आपके घर के आजू बाजू हाई राइज बिल्डिंग है, सब 10 फ्लोर 12 फ्लोर है,
तो आपके घर के आजू बाजू अगर कोई 10th फ्लोर पे है, वो अगर एक स्टोन थ्रो करके भी आपको मारेगा तो भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वो आपसे हाइट पे है। तो वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन ऐसा है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है तो इंडिया के लिए बहुत सारा सिक्योरिटी चैलेंजेस आएगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रीजन है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अगर पाकिस्तान का पार्ट होता है तो चाइना इजीली अरेबियन सी को एक्सेस कर पाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का एक एक्सिस वहां पे डेवलप होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई हैंडेड अप्रोच है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके वजह से वहाँ के लोग हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनको टॉर्चर करता है, अरेस्ट करता है, उनके फ्रीडम को वोलेट करता है। तो दिस इज टू सम एक्सटेंट वैलिड क्रिटिसिज्म है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समहाउ फेल हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के डेमोक्रेटिक कल्चर को रिवाइव करने में। पाकिस्तान को क्यों चाहिए जम्मू एंड कश्मीर? अब पार्टीशन को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान हमेशा कहता है कि पार्टीशन वाज गुड, कि तो अगर जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बनता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड को ऐसा कह पाएगा कि देखो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट इंडिया में था, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इंडिया, इसलिए वो पाकिस्तान में मर्ज हो गए। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि इंडिया एक हिंदू नेशन है, वो सेकुलर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अपना वो एक रिलीजियस स्टेट है, तो इसलिए वो इंडिया को भी ब्लेम करता है और इंडिया के सेकुलरिज्म क्रेडेंशियल पे क्वेश्चन करता है। आप कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट है या कोई भी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है, ऑफिशियली देखना किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट नहीं है या इंडिया एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप का है। इंडिविजुअल वे में कौन क्या कहता है डजंट मैटर, बट गवर्नमेंट का ऑफिशियल लाइन तो कभी ऐसा रहा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है और उसके चीफ हैं हाफिज सईद। तो एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि उनका जिहाद जो होली वार है वो तब तक खत्म नहीं होगा, कश्मीर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला, ये सारे रीजन को जब तक वो पाकिस्तान में मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बनेगा तो वो दूसरे मुस्लिम मेजोरिटी रीजन को भी क्लेम कर सकते हैं कि जो पार्टीशन जिस ग्राउंड पे हुआ था उस ग्राउंड पे फिर से डिवाइड किया जाए। तो ये पाकिस्तान का पूरा गेम प्लान है। तो कश्मीर इज जस्ट ए स्टार्ट फॉर देम और इसके आगे वो मूव करेंगे। वहाँ के लोकल हैं वो डिससेटिस्फाइड है इंडिया से, बिकॉज जो उनको डेवलपमेंट चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर नहीं पाई। दूसरे स्टेट के कंपेयर में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर वो भी ठीक नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का कल्चरल गैप है इंडिया के दूसरे पार्ट्स से, जिसकी वजह से जब इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है। सम फुलिश पीपल उनको कमेंट करते हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट वहाँ पे मास एंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है और लैक ऑफ डेवलपमेंट है। सो ये तीन एक्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड लोकल्स। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इशू अगर प्रोलॉन्ग करता है तो उसका नुकसान क्या होगा? तो टेररिज्म, सेपरेटिज्म, इंसर्जेंसी वो ग्राउंड गेन करेगा। कहीं पे अगर डेवलपमेंट नहीं होता है, वो फर्टाइल ग्राउंड है वहां पे टेररिज्म ब्रीड होने का। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 2 बार जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंट टाइम में टेररिज्म के इंसिडेंट का आउटब्रेक बहुत ही इंटेंस हुआ है। एक 2008 में और दूसरा 1990 में। 1990 में जो टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में अटैक करते थे वो लोग पाकिस्तान बॉर्न, पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट होते थे। 2008 में जो टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर के इनकाउंटर में मारा गया था वो इंडियन बॉर्न पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट था। तो जो हमारे यंग पॉपुलेशन है उनको भी पाकिस्तान क्या करता है, वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप है उनको मिसगाइड करता है, उनको ब्रेन वॉश करता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लैक ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। यूथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंडिया का इमेज खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पे, और पाकिस्तान चाइना को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि JNK में एंटर होके वहाँ के यूथ को, वहाँ के पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट करें। तो जितना जल्दी हो सके
जम्मू एंड कश्मीर के इशू को सॉल्व करना चाहिए। रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज वन ऑफ द गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे पॉजिटिव इंटरवेंशन करना चाहिए सो दैट वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, वहां पे डेवलपमेंट हो। नाउ जम्मू एंड कश्मीर के पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन है वहां पे सिक्योरिटी हम इम्प्रूव करें, वहां पे पुलिस, आर्मी, इन सबको हम प्रॉपर वे में ट्रेन करें। तो बेटर इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए। हमें रिलीजन को टेररिज्म के साथ लिंक करना चाहिए। कोई भी रिलीजन के आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो वो आपको ऐसा नहीं सिखाता कि आपको दूसरों को जाके मारना है, दूसरों को जाके के साथ कुछ गलत करना है। लेकिन जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट बुक का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और लोगों को गलत वे में कन्विंस करते हैं। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर ये कोई टेररिस्ट है तो ये इंडिविजुअल है, ये किसी रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। पुलिस और आर्मी को डिस्क्रिशनरी पावर देना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि ठीक है, आपको अगर कोई लगे टेररिस्ट मिल रहा है तो आप परमिशन ना लो, आप उसको शूट कर दो, आप उसको अरेस्ट कर दो। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर और टेररिस्ट अपने पावर का मिसयूज करता है तो उसको हमें पनिश भी करना चाहिए। टेररिस्ट के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होना चाहिए। जैसे कोई 16 साल 17 साल की एज में किसी टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और बाद में उसको लगता है कि नहीं, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए, गलत है, ये टेररिस्ट किसी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं, ये तो अपना एजेंडा को पुश कर रहे हैं। तो उस केस में अगर उसको रिटर्न आना है तो हमें उसको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। उसके लिए बिजनेस ओपन करना चाहिए या गवर्नमेंट का इन्फॉर्मर बनाना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब दे पाए तो वो हमें देना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट हमें करना चाहिए, वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करें, सिटीजन को इंगेज करें, गवर्नेंस इंप्रूव करें, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि जेएनके का डेवलपमेंट कैसे करें, एग्रीकल्चर से करें, इंडस्ट्री से करें, सर्विसेज से करें, लोगों को फ्रीडम एंड लिबर्टी मिलना चाहिए। इमेजिन करो कि 1.5 मंथ का लॉकडाउन था जब हम बाहर नहीं जा पाते थे, तो आप कैसा फील कर रहे होंगे। और लास्ट से जम्मू एंड कश्मीर में 2 ईयर्स से लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है, वो लोग कैसे फील कर रहे होंगे। एंड जम्मू एंड कश्मीर में कर्फ्यू कभी भी लग जाता है। आप अगर कहीं पे कार लेके जा रहे हैं तो वहां पे पुलिस आपको रोक के आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगी, बिकॉज वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का एजम्पशन होता है कि एवरीबडी या तो टेररिस्ट है, टेररिस्ट का सिंपैथाइजर है या उनको हेल्प करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी गलती नहीं है। तो ऐसा सिनारियो वहाँ पे इमर्ज होता है। तो अगर आपके साथ होगा तो हाउ वुड यू फील। और अगर हमारे पास फ्रीडम और लिबर्टी नहीं है तो हम अपना बेस्ट अचीव कैसे कर पाएंगे। और हमें पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ बात करके उनको कन्विंस करना चाहिए कि सर आप अगर इंडिया में ट्रबल क्रिएट करेंगे तो हम आपको ग्लोबली एक्सपोज करेंगे एंड इंडिया अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, हार्श स्टेप भी ले सकता है। तो आप प्लीज इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफियर ना करो और जो टेररिस्ट ग्रुप इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट आप उसको अगर सपोर्ट कर रहे हो तो वी विल ऑल्सो टेक वेरी हार्ड स्टेप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इशू। कुछ डाउट है देन आप पूछ सकते हैं। सर वो मैप वाला फिर से दिखाइए ना। ये वाला, उसके आगे था ना, ये वाला, ग्लोबल मैप था ना, ग्लोबल मैप था ना, हाँ ये वाला। ओके। हाँ, तो उसमें ये जो आपने रेड से कवर किया है, हाँ, वो इंडिया का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर में। यस, इंडिया के पास अभी इतना कंट्रोल है और बाकी जेएनके के कुछ पार्ट को, जैसे अक्साई चिन्ह है, उसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ये वाला रीजन। फिर ये वाला रीजन है गिलगिट बल्तिस्तान या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो सर वो जो पीओके है उसको हमें वापस ला सकते हैं क्या? हाँ, ला सकते हैं। उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम भी कर रहा है, पाकिस्तान से बात भी कर रहा है कि वो हमारा टेरिटरी है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। और वो जो चीन वाला है वो भी हम बात तो कर रहे हैं, पर देखो चाइना अभी एक बहुत पावरफुल नेशन है, तो हमें बहुत टैक्टिकली उसके साथ डील करना पड़ेगा इसके लिए। ओके सर।
Good morning, sir. Yes, Dhruv, good morning. Sir, what is the role of UN here? That is the उनकी भी तो फोर्स है ना सर, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान. हाँ तो बट वो इसमें नहीं सेंड कर सकती ना, क्योंकि जैसे कश्मीर में जो ग्रुप है, अगर वो डिटरमाइन करेंगे कि वी नीड दिस फोर्स, या पाकिस्तान डिमांड करेगा या इंडिया डिमांड करेगा वी नीड दिस फोर्स, तो तब वो भेज सकते हैं. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड कैसा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू. ये कोई ट्राइलेटरल इशू तो है नहीं कि इसमें हम किसी मीडिएटर को बुलाएं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है यूनाइटेड नेशन और चाइना और एनीवन इज नॉट अलाउड टू सिट ऑन टेबल व्हेन वी आर डिस्कसिंग जम्मू एंड कश्मीर इशू विद पाकिस्तान. सो दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन का कोई मिलिट्री इंटरवेंशन तो बहुत दूर की बात है, यूनाइटेड नेशन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी इसमें नहीं होता. यूनाइटेड नेशन का 2 ही 3 काम होता है. एक तो वो क्या करते हैं कि कंट्री वहां पर रेजोल्यूशन पास कर सकती है. तो 2019 में जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 3 ऐसे JNK रिलेटेड रेजोल्यूशन पास हुए हैं. वो 1971 के बाद वन ऑफ द हाईएस्ट है. तो वो एक कर सकता है यूनाइटेड नेशन. All right, sir. And sir, right now the delimitation process that is going to take place in Jammu and Kashmir, so it will be now based for the assembly, Jammu and Kashmir assembly, so it will now be based on Indian constitution for the seats. Yes, Indian constitution. And the same delimitation will apply to Lok Sabha election as well in 2024 Lok Sabha election. Sir, so prior to 2019 for Lok Sabha and assembly both the allocation of seats was done by the Jammu and Kashmir constitution. No. For Lok Sabha it was based on Constitution of India, and for assembly election it was based on Jammu and Kashmir constitution. All right, sir. Thank you. Yeah. कुछ और डाउट किसी को? सर. ये हेमंत. सर, कश्मीर इशू में चाइना का भी रोल हो सकता है ना, इंटरफेरेंस? हाँ, चाइना का तो रोल है, खुलेआम रोल है उसका, पाकिस्तान के साथ मिलके चाइना का रोल है. ओके सर. Sir, I have a doubt. Sir. Yes, you can ask. ये ध्रुव पहले आप पूछ लो, फिर बाकी जो है वो पूछ लो. सर, वो इसके रिलेटेड नहीं है. अच्छा, पूछो. Sir, when we are referring to the criminal laws, can it be retrospectively changed? No. Civil law can be retrospectively changed. Reason मैं आपको बताता हूँ. Like संजय दत्त को हमने टाडा के अंदर बुक किया था 1999 में, जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था. लेकिन बाद में टाडा के बाद पोटा आ गया 2002 में, और पोटा के बाद UAP आ गया 2008 में. तो संजय दत्त का ट्रायल 2011 में होता है, एंड दैट अकॉर्डिंग टू टाडा. तो क्रिमिनल ऑफेंस में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बट सिविल में और कॉमर्स के लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव है, टैक्सेशन में रेट्रोस्पेक्टिव है. Sir, so recently there was a case about Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act. तो फिर सर उसमें it was like that कि when there was an amendment, उसमें जो वो थे offenses थे, the government didn't mention anything in the offense. तो फिर अभी उसमें फिर वो कैसे करेगा सर, अगर retrospectively वो change ही नहीं कर सकते तो? नहीं, पर अब तो जो नया केस आएगा उसमें एप्लीकेबल होगा ना. पुराने केसेस में तो ऑलरेडी जो पुराना लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा ना वो. अच्छा, ओके. मींस अमेंड तो कर ही सकते हैं ना सर? हाँ, अमेंड आराम से कर सकते हैं, बट देखो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 3 प्रोविजन है ना. नो एक्स पोस्ट फैक्टो, तो मींस जब क्राइम हुआ उस समय जो फैक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा. एंड क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता. अमेंड तो जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, उसका कोई डाउट नहीं है. क्योंकि सर जुडिशियरी वाज सेइंग दैट कि अगर हम अमेंड भी करते तो भी पब्लिक विल रेज द क्वेश्चन अबाउट आर्टिकल 20 कि ये रेट्रोस्पेक्टिव वाला, तो दैट वाज द कंसर्न. ऐसा था. तो इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, बट अमेंड कर सकते हैं जहां तक मेरे को पता है. अमेंड हाँ आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं.
All right, sir. Thank you. कुछ और डाउट किसी को? सर ये लद्दाख जो सेपरेट 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है? 6th शेड्यूल का? हाँ सर। 6th शेड्यूल हाँ। लद्दाख में कैसा है कि एक वहाँ पे उसको गवर्न करने के लिए ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो शायद वो डिमांड कर रहे होंगे कि अंडर 6th शेड्यूल, इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, बट वहाँ पे ऑटोनॉमी ऑलरेडी हमने दिया हुआ है जो रूल करता है उसको, अब डिमांड कर रहे हैं इसका नहीं पता मेरे को। और वो तो सर जम्मू कश्मीर से सेपरेट ही रहना चाहते हैं ना सर? हाँ, अब लद्दाख का कुछ नहीं होगा, लद्दाख तो अलग हो गया यूटी, अब जो भी होगा JNK का होगा। तो अगर सर हम अगर उसको यही सेपरेट रहने देते हैं तो क्या वो चाइना उसमें इंटरवेन करेगा ना सर? नहीं, चाइना क्यों इंटरवीन करेगा, वो तो इंडिया का टेरिटरी है ना। जैसे उसने आगे वो अपना एक्सपांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। हाँ कर सकता है, तो इंडिया रजिस्ट करेगा ना उसको, क्योंकि ये तो इंडिया का टेरिटरी है, चाइना कैसे इसमें आ सकता है। मतलब अगर 6 शेड्यूल उसने वहाँ अप्लाई किया तो नहीं, तो 6 शेड्यूल में चाइना का क्या लेना देना है। देखो इंडिया का टेरिटरी है, अंदर हम 5th शेड्यूल करें, 6 शेड्यूल करें, यूटी करें, क्या फर्क पड़ता है ना। ये तो इंडिया का इंटरनल टेरिटरी है, एक्सटर्नल बॉर्डर को तो हम गवर्न करेंगे ना, अंदर हम कुछ भी चेंज करें क्या फर्क पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। सर यस सर, अगर जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो लद्दाख फिर से मर्ज नहीं होगा उसमें? नहीं, लद्दाख अलग हो गया, अब जो भी होगा ये जो येलो वाला आपको रीजन दिख रहा है इसी के लिए होगा, मतलब JNK के लिए होगा, लद्दाख तो अलग हो गया, अब ये वापस नहीं आएगा। ओके सर। ओके, और कुछ डाउट किसी को? ओके, तो हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन। थैंक यू सर।